नमस्कार दोस्तों, आपका स्टडी लाइट यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। और हम कर रहे हैं आरएएस प्रीलिम्स 2023 की प्रिपरेशन, जिसमें हम पढ़ रहे हैं भारतीय अर्थव्यवस्था। भारतीय अर्थव्यवस्था आरएएस प्रीलिम्स में काफ़ी छोटा सब्जेक्ट है और इसमें काफ़ी कम टॉपिक्स हैं और इसका वेटेज है 7 से लेके 8 क्वेश्चंस, जो कि काफ़ी ईजी आते हैं। इनको आप इजीली हैंडल कर सकते हैं मेरे द्वारा कराई जा रही अर्थव्यवस्था के थ्रू। सिंपल टॉपिक्स हैं। मैंने 7 टॉपिक्स कंप्लीट करा दिए हैं। ये हमारा 8वां टॉपिक्स है। इसमें लगभग 11-12 टॉपिक्स हैं जो कि आप कवर कर लेंगे तो आपके 7 से 8 क्वेश्चन सिक्योर हो जाएंगे और आपके सिलेक्शन के जो चांसेस हैं वो भी सिक्योर हो जाएंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बैंकिंग। बैंकिंग को हम डिटेल से समझेंगे। बैंकिंग का इतिहास क्या है, बैंकिंग किस प्रकार चलती है, कौन कौन से बैंक होते हैं, किस किस समिति ने कौन कौन से बैंक बनाने की रिकमेंडेशन की थी, ये सब चीज़ें हम डिटेल में समझेंगे। इसके अलावा जो महंगाई है उसको नियंत्रण करने के लिए जो हमारा बैंक है, केंद्रीय बैंक आरबीआई, वो कौन कौन से उपाय करता है, उन सब की भी डिटेल से चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि भारत में बैंकिंग का इतिहास, यानी शुरू से लेकर अब तक क्या इतिहास रहा है, उसका थोड़ा सा हम इतिहास देखें। देखिए दोस्तों, अगर आपसे एग्ज़ाम में पूछा जाए कि भारत का पहला बैंक कौन सा है, तो 1170 ईस्वी के अंदर बैंक ऑफ हिंदुस्तान नाम से बैंक स्थापित किया गया था, जो कि भारत का पहला बैंक। लेकिन ये आज़ादी के पहले का बैंक है। 1170 ईस्वी में किया गया था। किस नाम से किया गया था? बैंक ऑफ हिंदुस्तान। तो ये हमारा पहला बैंक था। इसके बाद में 1881 ईस्वी में अवध वाणिज्यिक बैंक की स्थापना की गई थी। फिर 1894 में पंजाब नेशनल बैंक यानी कि पीएनबी की स्थापना की गई और ये पूर्णतः स्वदेशी बैंक था। अब यहाँ से दो क्वेश्चंस बनते हैं कि यदि आपसे ये पूछा जाए कि भारत का पहला बैंक कौन सा है, तो बैंक ऑफ हिंदुस्तान बताना है। और आपसे ये पूछा जाए कि भारत का पहला कौन सा पूर्णतः स्वदेशी बैंक है, तो आपको पंजाब नेशनल बैंक बताना है। एक चीज़ और है कि जो ये पंजाब नेशनल बैंक है, इसको किसने स्थापित किया था, तो वो है लाला हरकिशन। लाला हरकिशन ने 1894 ईस्वी में पीएनबी यानी पंजाब नेशनल बैंक को स्थापित किया था, जो कि पूर्णतः स्वदेशी बैंक था। यहाँ से आपके दो क्वेश्चंस क्लियर हो जाते हैं। आगे चलते हैं। तो आगे बात करें तो अंग्रेजों के द्वारा 3 प्रेसिडेंसी का मतलब होता है प्रांतीय बैंक। प्रांतीय बैंकों की स्थापना की गई। 3 बैंकों की स्थापना की थी अंग्रेजों ने। सबसे पहले की थी 1806 में बैंक ऑफ बंगाल, जो कि कोलकाता में था। फिर 1840 में बैंक ऑफ बॉम्बे, जो कि महाराष्ट्र में। और 1843 बैंक ऑफ मद्रास, जो कि कर्नाटक। तो इन 3 बैंकों की स्थापना की गई थी अंग्रेजों के द्वारा। आगे चल के इन 3 बैंकों को कौन कौन से, बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे और बैंक ऑफ मद्रास, इन तीनों बैंकों को 1921 ईस्वी में क्या कर दिया गया, विलय कर दिया गया, यानी कि इनको आपस में मर्ज कर दिया गया। और मर्ज करने के बाद में जो नाम दिया गया वो था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। तीनों बैंकों को मर्ज करने के बाद में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया नाम दिया गया। तो आपसे पूछा जा सकता है कि इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया में किन बैंकों का विलय किया गया, तो आपको याद रखना है बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे और बैंक ऑफ मद्रास। या फिर ऐसा भी पूछा जा सकता है कि बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे और बैंक ऑफ मद्रास को विलय करके किस बैंक की स्थापना की गई, तो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया कब की गई, 1921 ईस्वी। इसके बाद में 1 जुलाई 1955 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का आंशिक राष्ट्रीयकरण। राष्ट्रीयकरण का मतलब होता है कि बैंक का सरकार के पास कंट्रोल आना। तो 1 जुलाई 1955 में इसका राष्ट्रीयकरण किया गया, आंशिक राष्ट्रीयकरण किया गया था, यानी पूर्णतः सरकार के कंट्रोल में नहीं था, अभी भी कुछ पार्ट निजी हाथों में था। तो 1 जुलाई 1955 में राष्ट्रीयकरण किया गया। इसके बाद में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नाम बदलकर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जिसको हम एसबीआई के नाम से जानते हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कर दिया गया। तो आपसे पूछा जाए कि इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नाम बदलकर क्या कर दिया गया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। या फिर ऐसे भी पूछा जा सकता है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का पहले क्या नाम था,
तो वो था इम्पीरियल बैंक ऑफ इंडिया। यहाँ से आपका बैंकों का जो संक्षिप्त इतिहास था वो पूरा हो जाता। अब बात करते हैं हम भारत में बैंकिंग व्यवस्था की संरचना, यानी किस प्रकार से बैंकिंग संरचना है भारत में। तो देखो, सबसे ऊपर जो बैंक है या सेंट्रल बैंक है वो है हमारा आरबीआई। और आरबीआई की जो स्थापना है वो आरबीआई अधिनियम 1934 से की गई थी। आरबीआई अधिनियम 1934 के द्वारा एक कमीशन था जिसका नाम था यंग हिल्टन कमीशन। उस यंग हिल्टन कमीशन की सिफारिश के आधार पर आरबीआई की स्थापना की गई थी। अब ये जो बैंक है वो हमारा सेंट्रल बैंक है। इस सेंट्रल बैंक के द्वारा भारत में जितने भी बैंक खोले जाते हैं उन सबको लाइसेंस देना, उनका नियंत्रण करना, ये सब काम आरबीआई का है। ठीक है। अब आरबीआई के तहत भारत में कुछ बैंकों की स्थापना की गई। इसमें सबसे पहले अनुसूचित बैंकों की, यानी कि जो शेड्यूल्ड बैंक थे उनकी स्थापना की। अब देखो, आपसे ये पूछा जाए कि शेड्यूल्ड बैंक क्या होते हैं, तो आपको सिंपल सा आंसर देना है कि आरबीआई अधिनियम 1934 की दूसरी अनुसूची के अंदर जिन बैंकों का उल्लेख है उनको अनुसूचित बैंक कहा जाता है। दूसरी अनुसूची, आरबीआई अधिनियम 1934 की दूसरी अनुसूची में जो बैंक हैं उन बैंकों को ही अनुसूचित बैंक या शेड्यूल्ड बैंक कहा जाता है। अब आरबीआई ने शेड्यूल्ड बैंकों के लिए कुछ शर्तें रखी है। देखो, पहली शर्त है कि न्यूनतम पूंजी होनी चाहिए 5 लाख रुपये, यानी कि किसी शेड्यूल्ड बैंक, अगर शेड्यूल्ड बैंक की स्थापना करनी है तो न्यूनतम पूंजी 5 लाख रुपये। इसके अलावा आरबीआई के दिशा निर्देश मानना अनिवार्य है। ये तो सभी बैंकों के लिए कॉमन है कि आरबीआई के दिशा निर्देश हैं, जो भी गाइडलाइन आएगी उनको फॉलो करना कंपलसरी है, अदरवाइज आरबीआई उस बैंक का लाइसेंस रद्द कर सकता है। इसके अलावा आरबीआई की सभी प्रकार की सेवाओं का लाभ ले सकते हैं, यानी आरबीआई जो भी सेवाएं देता है उनका लाभ वो बैंक ले सकता है। अब जो अनुसूचित बैंक जो कि आरबीआई अधिनियम 1934 की दूसरी अनुसूची में है उनको भी दो भागों में बांटा गया। कौन कौन से? एक है वाणिज्यिक बैंक जिसको कॉमर्शियल बैंक कहते हैं, इनको 6 भागों में बांटा गया। और दूसरा है सहकारी बैंक यानी कि कोऑपरेटिव बैंक, इनको 2 भागों में बांटा गया। तो सबसे पहले हम देखते हैं वाणिज्यिक बैंक कौन कौन से होते हैं, यानी कि कॉमर्शियल बैंक कौन कौन से होते हैं। इनमें सबसे पहला आता है सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक यानी पब्लिक सेक्टर बैंक, जो कि सरकारें चलाती है, लाइक जैसे कि एसबीआई। इसके बाद में है निजी बैंक यानी कि प्राइवेट बैंक। इसके बाद में विदेशी बैंक, फॉरेन बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, रीजनल रूरल बैंक, जिसको हम आरआरबी के नाम से जानते हैं। ठीक है। इसके बाद में आता है भुगतान बैंक यानी कि पेमेंट बैंक। फिर आता है लघु वित्त बैंक यानी कि स्मॉल फाइनेंस बैंक। तो ये 6 बैंक वाणिज्यिक बैंक के अंतर्गत आते हैं। तो यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, मान लीजिए आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि आरबीआई अधिनियम 1934 की दूसरी अनुसूची में कौन कौन से बैंक शामिल हैं, और इनमें से आपको कोई से भी बैंक दे दे, 4 बैंक दे दे या 3 बैंक दे के पूछे कि कौन कौन से बैंक है और कौन सा बैंक नहीं है, तो यहाँ से क्वेश्चन बना जा सकता है। तो आपको वाणिज्यिक बैंक के अंतर्गत इन 6 बैंकों को याद रखना है। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, निजी बैंक, विदेशी बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, भुगतान बैंक, लघु वित्त बैंक। दूसरा जो हमारा प्रकार था वो है सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक यानी कि कोऑपरेटिव बैंक्स। कोऑपरेटिव बैंक होता क्या है, सबसे पहले तो ये समझिए, सरकार की हिस्सेदारी इसमें 51% से अधिक होती है। कहने का मतलब है कि जिन बैंकों में सरकार की हिस्सेदारी 51% होती है, सॉरी यहाँ पे कोऑपरेटिव बैंक नहीं, पब्लिक सेक्टर बैंक, तो सरकार की हिस्सेदारी 51% से अगर अधिक है तो उनको सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक कहा जाता है। वर्तमान में भारत में सार्वजनिक क्षेत्रों की, अगर सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की बात करें तो ये 12 है। ठीक है। इनमें कुछ इंपॉर्टेंट बैंक्स मैं आपको बता देता हूँ कि सार्वजनिक क्षेत्र के कौन कौन से बैंक हैं। तो वो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी एसबीआई, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, केनरा बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब एंड सिंध बैंक। ये कुछ इंपॉर्टेंट सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक। ये हम जो कॉमर्शियल बैंक्स हैं उन्हीं के प्रकार पढ़ रहे हैं इनकी।
पहला हमारा कौन सा था, सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक। तो ये हमने देखा कि जिसमें सरकार की हिस्सेदारी 51% से अधिक है उनको सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक कहा जाता है। और भारत में अभी 12 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक हैं। अगला है हमारा निजी बैंक, ठीक है, इनकी प्राइवेट बैंक। आरबीआई के द्वारा लाइसेंस दिया जाता है इनको। वर्तमान में भारत में निजी बैंकों की संख्या 21 है। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि किस समिति ने निजी बैंकों को स्थापित करने की सिफारिश की थी। तो वो है बिमल जालान समिति या बिमल जालान कमेटी। इसने ये रिकमेंडेशन की थी कि भारत में निजी बैंकों की स्थापना करनी चाहिए। गठन किया गया था 26 दिसंबर 2018 में। भारत में निजी क्षेत्रों के बैंकों को लाइसेंस देने की शर्तें निर्धारित करने के लिए अब आरबीआई ने कुछ निजी बैंक स्थापित करने के लिए कुछ शर्तें रखी। उनमें कौन कौन सी शर्तें थी। पहली शर्त यह थी कि निजी बैंक स्थापित करने के लिए न्यूनतम पूंजी 1000 करोड़ रुपए होनी चाहिए। इसके अलावा उस बैंक को 10 वर्ष का बैंकिंग कार्य अनुभव होना चाहिए और 25% शाखाएं, यानी उस बैंक की, उस निजी बैंक की 25% शाखाएं नॉन बैंकिंग एरिया में खोली जानी चाहिए। यानी कि ऐसे क्षेत्र में खोली जानी चाहिए 25% शाखाएं जहाँ पे बैंकिंग व्यवस्था ना हो, ताकि सरकार के द्वारा जो समावेशी विकास की जो व्याख्या है वो उसको फुलफिल किया जा सके, यानी समावेशी विकास किया जा सके देश के। भारत में अभी बात करें तो ऑन टैप लाइसेंस प्रणाली चल रही है वर्तमान के अंदर। ऑन टैप लाइसेंस प्रणाली में क्या होता है, किसी भी समय कोई भी बैंक लाइसेंस के लिए क्या कर सकता है, अप्लाई कर सकता है। अगला हमारा जो बैंक है वो है विदेशी बैंक, यानी कि फॉरेन बैंक। आरबीआई की अनुमति से ओपन किया जाता है। वर्तमान में 46 विदेशी बैंक भारत में कार्यरत है। अगला है हमारा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। ये एक संयुक्त उपक्रम है। संयुक्त उपक्रम का मतलब है इसमें केंद्र सरकार, राज्य सरकार और कोई भी एक वाणिज्यिक बैंक, ये तीनों मिलकर क्या करते हैं, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक ओपन करते हैं, जो कि आरआरबी के नाम से जाने जाते हैं। अब इसमें किस किस का कितना हिस्सा होता है, तो केंद्र सरकार का हिस्सा होता है इसमें 50%, राज्य सरकार का होता है 15%, और जो भी कॉमर्शियल बैंक इसमें शामिल होता है उसका होता है 35%। तो आपको याद रखना है, केंद्र सरकार का 50%, राज्य सरकार का 15% और वाणिज्यिक बैंक का 35% हिस्सा होता है। आपसे पूछा जाए कि भारत में ऐसे कौन से 2 राज्य हैं जहाँ पर आरआरबी यानी कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक नहीं है, तो वो हैं गोवा और सिक्किम। ये 2 राज्य ऐसे हैं जहाँ पे कोई भी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक नहीं है। अगर वर्तमान में बात करें तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की कुल संख्या है 43। अगला हमारा आता है भुगतान बैंक यानी कि पेमेंट बैंक। इनकी स्थापना की गई थी 2015 में। नचिकेत मोर समिति की सिफारिश पर की गई थी। आपको याद रखना है, जो निजी बैंक थे उनकी स्थापना किससे की गई थी, बिमल जालान समिति से। भुगतान बैंक की स्थापना किससे की गई थी, नचिकेत मोर समिति की सिफारिश पर। न्यूनतम पूंजी 100 करोड़ रुपए। जो निजी बैंक था उसमें जो न्यूनतम पूंजी थी वो 1000 करोड़ रुपए थी, लेकिन जो भुगतान बैंक है उसमें न्यूनतम पूंजी कितनी होनी चाहिए, 100 करोड़ रुपए। इसके अलावा जो प्रवर्तक यानी जो प्रमोटर होता है उसका हिस्सा 40% होना चाहिए। इसके अलावा देखो, जो भुगतान बैंक है उसमें सिर्फ मांग जमाएं स्वीकार होती है, यानी केवल मांग जमाएं ही स्वीकार हो सकती है, अवधि जमाएं स्वीकार नहीं होती है। यानी कि देखो 2 प्रकार की जमाएं होती हैं, एक होती है डिमांड और एक होती है टाइम के अकॉर्डिंग। तो टाइम में जैसे हम एफडी करवाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, अवधि जमाएं या टाइम डिपॉजिट। तो वो भुगतान बैंक में नहीं की जा सकती, केवल मांग जमाएं स्वीकार की जा सकती। इसके अलावा जो पेमेंट बैंक है वो केवल डेबिट कार्ड जारी कर सकता है, क्रेडिट कार्ड जारी नहीं कर सकता, और किसी भी प्रकार का ऋण नहीं दिया जा सकता। तो आपको ये जितनी भी शर्तें हैं वो याद रखनी पड़ेगी कि जो पेमेंट बैंक है वो क्या क्या कर सकता है, क्योंकि इससे क्वेश्चंस बनाया जा सकता है। और बात करें कि अधिकतम
इसमें जमाएँ कितनी स्वीकार की जा सकती हैं, तो उसकी लिमिट है 2 लाख रुपए। 2 लाख रुपए तक ही जो पेमेंट बैंक है, जो भुगतान बैंक है, वो जमाएँ स्वीकार कर सकता है। ये था हमारा भुगतान बैंक। इसके अलावा भुगतान बैंक को जो सीआरआर और एसएलआर, ये आगे हम पढ़ेंगे। ये आरबीआई के टूल्स हैं, तो उन टूल्स में आरबीआई के द्वारा क्या-क्या किया जाता है, उन सबको हम पढ़ेंगे। तो जो आरबीआई के टूल्स हैं सीआरआर और एसएलआर, इनका भी पालन करना होता है भुगतान बैंक्स को। अगला हमारा बैंक है लघु वित्त बैंक, इनकी स्मॉल फाइनेंशियल बैंक्स। इनकी भी स्थापना वर्ष 2015 में ही की गई थी। जो भुगतान बैंक थे उनकी भी स्थापना 2015 में, और जो लघु वित्त बैंक है उनकी स्थापना भी वर्ष 2015 में। इनको किया गया था ऊषा थोराट समिति की सिफारिश पर। ठीक है, ये देखिए जो कमेटीज होती हैं, यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो आपको याद रखना है कि जो पेमेंट बैंक था उसकी किससे की गई थी, नचिकेत मोर समिति। लघु वित्त बैंक की ऊषा थोराट समिति की सिफारिश। इसमें सभी प्रकार की जमाएँ स्वीकार की जाती है। पेमेंट बैंक में केवल जो मांग जमाएँ हैं वही स्वीकार की जाती है, टाइम डिपॉजिट वाली नहीं की जाती। लेकिन लघु वित्त में टाइम डिपॉजिट भी और मांग जमाएँ यानी डिमांड वाले भी स्वीकार की जाती है। इसके अलावा 100% ऋण में से 50% ऋण 25 लाख रुपए से कम होना चाहिए। यानी कि अगर कोई स्मॉल फाइनेंशियल बैंक है, वो जितना ऋण देता है उसमें से 50% ऋण तो 25 लाख रुपए से कम होना चाहिए। इसके अलावा सीआरआर और एसएलआर का पालन जरूरी है। 100% ऋण में से 75% ऋण प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र, लाइक जैसे कि एग्रीकल्चर यानी कि कृषि क्षेत्र में दिया जाना चाहिए। लघु वित्त बैंक की बात करें तो लाइक जैसे एयू स्मॉल फाइनेंशियल बैंक, ये क्या है, लघु वित्त बैंक है। अगला हमारा जो बैंक आता है वो है सहकारी बैंक यानी कि कोऑपरेटिव बैंक। इसमें दो प्रकार के बैंक होते हैं, एक है शहरी सहकारी बैंक अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, और एक है राज्य सहकारी बैंक यानी स्टेट कोऑपरेटिव। कोऑपरेटिव बैंक का मतलब होता है कि दो तीन बैंक मिलके क्या करते हैं, पैसे लगाते हैं और एक नया बैंक ओपन करते हैं। इसको बोलते हैं, इन तीनों बैंकों का एक सहकारी, यानी उन्होंने क्या कर लिया, सहकारिता कर दी और एक बैंक ओपन कर दी, तो इसको बोलते हैं शहरी सहकारी बैंक। अब देखो, शहरी सहकारी बैंक की बात करें तो इनकी स्थापना राज्य सरकार के अधिनियम के माध्यम से की जाती है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि शहरी सहकारी बैंक की स्थापना किससे की जाती है, जो राज्य सरकार के अधिनियम होते हैं उनके माध्यम से की जाती है, और इनका नियमन क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक्स आरआरबी करते हैं। ये याद रखना कि इनका जो नियमन है वो आरबीआई नहीं करता है, आरआरबीज करते हैं, रीजनल रूरल बैंक्स। और राज्य सहकारी बैंक की बात करें तो इनकी स्थापना भी राज्य सरकार के अधिनियम के तहत ही की जाती है, और इनका नियमन आरबीआई के द्वारा होता है। तो जो शहरी सहकारी बैंक होते हैं उनकी तो करता है आरआरबी, और जो राज्य सहकारी बैंक होते हैं उनका नियमन करता है आरबीआई। राज्य सहकारी बैंकों की जो फाइनेंस संस्था है, यानी इनको फाइनेंस कौन देता है, तो वो है नाबार्ड बैंक देता है। ठीक है, ये दो प्रकार के होते हैं, एक है अल्पकालिक ऋण देने वाले बैंक और एक है दीर्घकालिक ऋण देने वाले बैंक। अल्पकालिक ऋण देने वाले बैंकों में जिला केंद्रीय सहकारी बैंक होते हैं जो कि जिला स्तर पर होते हैं, और प्राथमिक कृषि साख समिति में ग्राम स्तर पर होते हैं। दीर्घकालिक ऋण देने वाले बैंकों में राज्य भूमि विकास बैंक राज्य स्तर पर होते हैं, और एक होता है प्राथमिक भूमि विकास बैंक जो कि जिला स्तर पर होता है। अब बात करते हैं हमारे सेंट्रल बैंक आरबीआई की, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। सबसे पहले वैधानिक या सांविधिक संस्था। देखिए, वैधानिक या सांविधिक संस्था का मतलब ये होता है कि उस संस्था को किसी अधिनियम के द्वारा उसकी स्थापना की जाती है। तो आरबीआई अधिनियम 1934 से आरबीआई की स्थापना की गई थी, इसलिए ये एक वैधानिक या सांविधिक संस्था है, यानी कि संविधान में इसका उल्लेख है। 1 जनवरी 1949 को आरबीआई का क्या कर दिया गया, राष्ट्रीय। पहले ये निजी बैंक हुआ करता था, 1 जनवरी 1949 को ये सरकार के कंट्रोल में आ गया। अपनी सभी शक्तियां भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 से प्राप्त करता है।
स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। किससे हुई थी? आरबीआई अधिनियम 1934 के माध्यम से। सिफारिश किसने की थी? यंग हिल्टन कमीशन 1926 में की थी, और यंग हिल्टन कमीशन के सिफारिश के आधार पर ही आरबीआई की स्थापना की गई। इसके अगर मुख्यालय की बात करें तो इसका जो मुख्यालय है वो प्रारंभ में जब स्थापना हुई थी तब कोलकाता में था, लेकिन 1937 में स्थायी रूप से मुंबई महाराष्ट्र में स्थानांतरित कर दिया। तो अभी वर्तमान में इसका जो मुख्यालय है वो महाराष्ट्र मुंबई में है। अगर अध्यक्ष की बात करें यानी चेयरमैन या फिर उसको गवर्नर भी कहा जाता है, तो वर्तमान गवर्नर है श्री शक्तिकांत दास, जो कि 25वें गवर्नर है। अध्यक्ष या गवर्नर की नियुक्ति कौन करता है? भारत सरकार के द्वारा की जाती है, और उसका कार्यकाल कितना होता है? 3 वर्ष का। तो ये हमारा बैंक था आरबीआई। बात करें आरबीआई की कार्यों की कि आरबीआई कौन कौन से काम करता है, तो देखो, मुद्रा का निर्गमन करता है। मुद्रा इशू, निर्गमन का मतलब होता है इशू करना, तो मुद्रा इशू करता है। इसके अलावा बैंकों की विनियामक संस्था, इनकी जितने भी बैंक्स होते हैं उनको रेगुलेट करने का काम करता है। इसके अलावा आरबीआई को सरकार का बैंकर भी कहा जाता है। विदेशी मुद्रा भंडार, विदेशी मुद्रा भंडार का प्रबंधन भी कौन करता है? आरबीआई करता है। जैसे कि अभी हमारा बोलते हैं ना, विदेशी मुद्रा भंडार कितना है? 579 मिलियन डॉलर, ठीक है, लगभग। तो ये इसका नियमन कौन करता है? आरबीआई करता है। इसके अलावा विनिमय दर का प्रबंधन, विनिमय दर का मतलब होता है एक्सचेंज रेट। एक्सचेंज रेट का मतलब होता है कि जैसे $1 बराबर कितना है अभी फिलहाल? 83 रुपीज़। तो इसको बोलते हैं एक्सचेंज रेट, यानी कि $1 के मुकाबले कितने रुपए? भारतीय रुपये। तो इसको बोलते हैं एक्सचेंज रेट। तो इसका प्रबंधन भी कौन करता है? आरबीआई करता है। इसके अलावा जितने भी क्लियरिंग हाउस हैं उनकी सुविधा भी कौन देता है? यानी कि देखो, जो हाउसिंग फाइनेंशियल बैंक्स होते हैं ना, उनका नियमन भी कौन करता है? आरबीआई करता है। इसके अलावा तरलता का नियंत्रण, तरलता का मतलब होता है कि मान लीजिए जैसे कि अगर मुद्रास्फीति होगी यानी महंगाई होगी, तो उसको कंट्रोल करने का काम भी कौन करता है? आरबीआई करता है। ठीक है, वो कौन कौन से टूल्स हैं जिनके द्वारा मुद्रास्फीति को कम किया जाता है या बढ़ाया जाता है, वो आगे हम डिस्कस करेंगे। अब बात करें कि मुद्रा का निर्गमन यानी कि इशू ऑफ करेंसी। तो देखो, ₹2 और ₹2 से ऊपर के जितने भी नोट हैं, ₹2 और ₹2 से ऊपर के जितने भी नोट हैं, उन सबको आरबीआई जारी करता है। लेकिन ₹1 का नोट और सिक्का, ये याद रखना है, ₹1 का नोट और ₹1 का सिक्का, ये भारत सरकार के द्वारा जारी किया जाता है। और इससे ऊपर के जितने भी नोट हैं उन सबको कौन जारी करता है? आरबीआई। ₹1 के नोट और सिक्के को बाजार में चलाने का काम आरबीआई करता है। देखो, जारी करने का काम तो कौन करता है? ₹1 का नोट और ₹1 का सिक्का, भारत सरकार। लेकिन चलाने का काम कौन करता है? आरबीआई, ये याद रखना। अब देखो, दो चीज़ हैं, एक है नोट और एक है सिक्के। भारत के अंदर नोट को छापने के 4 स्थान हैं। कौन कौन से हैं? याद रखने हैं। आपको पूछा जा सकता है कि भारत में नोट को छापने के कौन कौन सी 4 स्थान हैं। पहला है नासिक, जो कि महाराष्ट्र में। दूसरा है मैसूर यानी कि कर्नाटक। तीसरा है सालबोनी, जो कि पश्चिम बंगाल में। चौथा है देवास, जो कि मध्य प्रदेश में। तो ये 4 स्थान हैं जहाँ पर नोट छापे जाते हैं। इसके बाद में है भारत का सिक्के डालने का कार्य 4 स्थानों पर होता है। तो सिक्के कहाँ पर डाले जाते हैं? नोट के बाद में सिक्के। पहला है कोलकाता, दूसरा है मुंबई, तीसरा है हैदराबाद और चौथा है नोएडा। इन 4 स्थानों पर भारत में सिक्के बनाए जाते हैं। अब बात करें कि मुद्रा जारी करने के लिए कौन सी व्यवस्थाएं अपनाई जाती है आरबीआई के द्वारा। देखो, सबसे पहली है स्वर्ण आरक्षित व्यवस्था, यानी सोने की व्यवस्था। फिर दूसरी है अनुपातिक आरक्षित व्यवस्था, और तीसरी है न्यूनतम आरक्षित व्यवस्था। ये जो 2 व्यवस्थाएं हैं फिलहाल ये नहीं अपनाई जाती। वर्तमान में यानी 1956 से लेकर वर्तमान तक न्यूनतम आरक्षित व्यवस्था अपनाई जाती है। इसमें क्या किया जाता है? इसमें न्यूनतम 200 करोड़ रुपए रिजर्व रखे जाते हैं। ठीक है, 200 करोड़ रुपए रिजर्व रखे जाते हैं।
जिनमें से 115 करोड़ रुपए का सोना होता है और 85 करोड़ रुपए की अन्य परिसंपत्तियाँ। ये पूछा जा सकता है कि आपको याद रखना है कि न्यूनतम पूंजी जो आरबीआई है उसके द्वारा कितनी आरक्षित रखी जाती है, तो 200 करोड़ रुपए रखी जाती है, जिसमें 115 करोड़ रुपए का तो सोना और 85 करोड़ रुपए की अन्य परिसंपत्तियाँ रखी जाती हैं। अब देखो, अब बात करें बैंकों की विनियामक संस्था। जो आरबीआई है बैंकों का क्या करती है, नियमन करती है। बैंकों के लिए विभिन्न प्रकार के दिशा निर्देश जारी करती है और नियमन के लिए बैंकिंग अधिनियम 1949 का प्रयोग करती है। आरबीआई को सरकार का बैंकर भी कहा जाता है। सरकार के आंतरिक ऋणों का प्रबंधन कौन करता है, आरबीआई करता है। बाहरी ऋणों का प्रबंधन सरकार स्वयं करती है। याद रखना, मान लीजिए जैसे अमेरिका से हम अगर लोन ले रहे हैं तो उसका प्रबंधन आरबीआई नहीं करता है, उसका प्रबंधन भारत सरकार करती है। लेकिन जो आंतरिक ऋण है, देश के अंदर जितने भी ऋण लेना या देना, उन सब का नियमन आरबीआई करता है। ऋण लेने के लिए, ऋण लेने हेतु सरकारी प्रतिभूतियों का प्रयोग किया जाता है। मान लीजिए यदि केंद्र सरकार आरबीआई से अगर लोन लेती है तो वो क्या रखेगी, सरकारी प्रतिभूति यानी कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ रखेगी आरबीआई के पास कोलेट्रल के तौर पर और लोन लेगी। जब लोन वापस लौटाएगी तो आरबीआई कोलेट्रल वापस लौटाती। इसके अलावा भविष्य में सार्वजनिक लोक ऋण प्रबंधन एजेंसी यानी पब्लिक डेट मैनेजमेंट एजेंसी पीडीएमए का निर्माण किया जाएगा, जो कि सरकार के आंतरिक तथा बाहरी दोनों प्रकार के ऋणों का प्रबंधन करे। देखो, अभी फिलहाल जो बाहरी ऋण होते हैं उनका प्रबंधन भारत सरकार करती है और आंतरिक ऋणों का प्रबंधन आरबीआई करता है। लेकिन भविष्य में भारत सरकार का ये प्लान है कि एक एजेंसी बनाई जाएगी जिसका नाम है पीडीएमए, जिसको बोलते हैं पब्लिक डेट मैनेजमेंट एजेंसी। ये क्या करेगी, ये आरबीआई के अंडर में काम करेगी और जो आंतरिक ऋण है और जो बाहरी ऋण है, इन दोनों का मैनेजमेंट ही ये एजेंसी करेगी। तो इससे भारत जो सरकार का जो बर्डन है बाहरी ऋण को मैनेज करने का, वो कम हो जाए। अब बात करते हैं विदेशी मुद्रा भंडार के प्रबंधन की, जिसको कौन करता है, आरबीआई। आरबीआई के द्वारा भारत के विदेशी मुद्रा भंडार का क्या किया जाता है, नियमन या प्रबंधन किया जाता है। विदेशी मुद्रा भंडार के 4 तत्व होते हैं। विदेशी मुद्रा भंडार में कौन कौन चीज़ें शामिल होती हैं, तो 4 चीज़ें शामिल होती हैं। पहला है विदेशी मुद्रा परिसंपत्ति, दूसरा है स्वर्ण भंडार, चौथा है विशेष आहरण अधिकार जिसको एसडीआर कहा जाता है, चौथा है रिजर्व कोष, रिजर्व ट्रेंच। तो आपसे ऑप्शंस में बनाकर ये पूछा जा सकता है कि जो विदेशी मुद्रा भंडार हैं उनमें कौन कौन से तत्व शामिल हैं, और आपको ऑप्शन दे दिया जाएगा इन चारों में से कोई भी। विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियाँ, स्वर्ण भंडार, विशेष आहरण अधिकार और रिजर्व कोष। तो ये चारों आपको याद रखने हैं कि विदेशी मुद्रा भंडार में ये 4 तत्व शामिल होते हैं। वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में 597.73 बिलियन, सॉरी मैंने पहले मिलियन बोल दिया था, बिलियन नहीं बिलियन होता है, मिलियन तो बहुत कम होता है, बिलियन होता है, और मैंने 579 बोले थे, ये थोड़ा पुराना डेटा था। तो जो वर्तमान का जो डेटा है वो 597.73 बिलियन अमेरिकी डॉलर है। तो ये याद रखना है आपको कि पूछा जाए कि वर्तमान में विदेशी मुद्रा भंडार कितना है, तो 597.73 बिलियन अमेरिकी डॉलर। अब बात करते हैं विनिमय दर का प्रबंधन। ठीक है, मैनेजमेंट ऑफ एक्सचेंज रेट, वह दर जिस पर घरेलू मुद्रा को विदेशी मुद्रा तथा विदेशी मुद्रा को घरेलू मुद्रा में परिवर्तित किया जाता है। जैसे मैंने आपको बताया था कि अभी जो एक डॉलर बराबर कितना है, समथिंग 83 रुपीज़। तो $1 83, तो इसको डॉलर में कन्वर्ट करना, डॉलर को इसमें कन्वर्ट करना, इसी को बोलते हैं एक्सचेंज रेट। तो इसका जो प्रबंधन है वो कौन करता है, आरबीआई करता है। आरबीआई से विदेशी मुद्रा भंडार को खरीद और बेच सकता है, यानी कि जो भी हमारे पास अभी 597.73 बिलियन अमेरिकी डॉलर है, इसको आरबीआई बेच सकता है और खरीद भी सकता है। तो ये सारे काम का मैनेजमेंट कौन करता है, आरबीआई करता है। इसके अलावा देखो, क्लियरिंग हाउस की सुविधा। क्लियरिंग हाउस का मतलब होता है कि जैसे हमारे पास जो चेक्स होते हैं और जो भी डिजिटल भुगतान होता है
उनका नियमन भी कौन करता है? आरबीआई द्वारा करता है। यानी आरबीआई जैसे मान लीजिए कोई बैंक है, वो हमारे को ऑनलाइन पेमेंट की सुविधा दे रहा है, तो जो बैंक और जो कंज्यूमर होता है, उन दोनों के बीच में कौन रहता है? आरबीआई होता है। यानी कि पेमेंट का जो भी रेगुलेशंस होता है, जो भी नियम बनाता है, वो कौन बनाता है? आरबीआई बनाता है। वर्तमान में वर्तमान में चेक ट्रंकेशन सिस्टम, एक ये सिस्टम है, चेक ट्रंकेशन सिस्टम का प्रयोग किया जाता है। इसमें क्या किया जाता है? चेक ट्रंकेशन सिस्टम के तहत चेक की इलेक्ट्रॉनिक कॉपी तैयार कर ली जाती है तथा संबंधित बैंक को भेज दी जाती है। मान लीजिए जैसे ये बैंक है और ये हम हैं, तो हमने क्या किया? पेमेंट किया किसी अदर बैंक में किया, ठीक है। तो जैसे ही हमने पेमेंट किया, तो उसकी एक इलेक्ट्रॉनिक कॉपी बनेगी और इलेक्ट्रॉनिक कॉपी बनने के बाद में इस बैंक के पास भेज दी जाएगी। तो ये सब चीज़ें, इन सब चीज़ों का रेगुलेशन भी कौन करता है? इन सब चीज़ों का रेगुलेशन भी आरबीआई करता है। पढ़ा जो भी बैंकिंग का जो बेसिक्स था, बैंकिंग का जो भी बेसिक्स था, वो हमने यहाँ तक पढ़ा। यहाँ पे इससे आगे वाला जो पार्ट है, उसमें हम पढ़ेंगे तरलता का नियंत्रण। यानी जो भी हमारे देश में मुद्रास्फीति होती है या जो भी मनी है, उसका जो कंट्रोल है, जो आरबीआई करता है, वो किस प्रकार से, किन टूल्स के माध्यम से करता है, उनको हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो ये हम पढ़ेंगे इस बैंकिंग के दूसरे पार्ट में। ये हमारा पहला पार्ट था। तो अगले पार्ट में मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, और स्टडी लाइट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यहाँ पर आप पूर्ण रूप से जो भारत की अर्थव्यवस्था है उसको कंप्लीट कर सकते हैं, जो क्योंकि आरएएस के अंदर 7 से 8 क्वेश्चंस भारत की अर्थव्यवस्था से आते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।